एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग देखने वाले हैं कि केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं। ठीक है, केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन में क्या सिमिलरिटीज हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कि एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। 12 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, उसके बाद ये एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या है। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन वो होते हैं जो जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है। मान लीजिए मैं इन दो प्रोटॉन्स की बात कर रही हूँ। मान लीजिए मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा है। ठीक है, मैं इन प्रोटॉन्स की बात कर रही हूँ और इन प्रोटॉन्स की आपस में बात कर रही हूँ कि ये दोनों केमिकल एनवायरनमेंट, ये केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है कि नहीं है। ठीक है, ये केमिकली इक्विवेलेंट है या केमिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वे होते हैं जो सेम केमिकल शिफ्ट, जो केमिकल शिफ्ट गिव्स सेम केमिकल शिफ्ट सेम देते हैं। केमिकल शिफ्ट का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, डेल वैल्यू। ठीक है, यानी कि जिनका सिग्नल एक ही जगह पर आता हो। जैसे ये इसका सिग्नल भी इसी जगह है और इसका सिग्नल भी इसी जगह है। ठीक है, दोनों का सिग्नल एक ही जगह आता हो, सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू। ठीक है, यानी कि डेल अगर इसके लिए 4 है तो इसके लिए भी डेल का वैल्यू 4 होना चाहिए, मतलब सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू होनी चाहिए। अब आपको पता है ये आपकी स्केल होती है 0 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका 4 पे सिग्नल आ रहा है तो इसका भी 4 पे ही सिग्नल आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम है या डेल वैल्यू सेम है, इसका मतलब उनका सिग्नल एक ही होना चाहिए। ठीक, एक ही तो सिग्नल है, दोनों का 4 पे मतलब सिग्नल एक ही है, तो गिव्स ओनली वन सिग्नल। मतलब केमिकली इक्विवेलेंट वो होते हैं जो केवल एक ही सिग्नल देते हैं। ठीक है, अब ये जैसे अगर मान लो CH3 की बात करें, अगर मान लीजिए इसका डेल वैल्यू 4 है, इसका डेल वैल्यू 4 है, तो ये भी इसी जगह सिग्नल देगा, ये भी इसी जगह सिग्नल देगा, ओवरलैप कर जाएंगे दोनों के सिग्नल। इसका सिग्नल भी इसी जगह, इसका सिग्नल भी इसी जगह, दोनों के सिग्नल ओवरलैप कर गए। ठीक है, यानी कि एक ही सिग्नल आया। देखो एक ही सिग्नल दिख रहा है, दो दिख रहे हैं क्या? नहीं, एक ही है। यानी कि जो एक ही सिग्नल देते हैं, NMR स्पेक्ट्रम में जो एक ही सिग्नल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आइडेंटिकली केमिकल एनवायरनमेंट हो, केमिकल एनवायरनमेंट यानी कि उनका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम हो। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू दे, या कह सकते हैं कि उनका वो एक ही सिग्नल देते हो, वो केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है वो केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे देखो, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो देखो ये जो कार्बन है इस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके आसपास में कुछ भी नहीं है और इसके आसपास में कुछ भी, मतलब इसकी इधर साइड कुछ नहीं है, उधर ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों कार्बन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है और दोनों पर 3 ही हाइड्रोजन है। यानी कि इधर वाले प्रोटॉन्स और इधर वाले प्रोटॉन्स, जितने भी ऑल 6 प्रोटॉन्स हैं, इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। यानी कि इनके आसपास सारी चीजें सेम लगी हुई हैं। ठीक है, सारे ग्रुप सेम हैं, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? ए केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और इनका सिग्नल आएगा एक ही सिग्नल देंगे। आगे बात समझ में। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3। अगर बात करें इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो इधर कुछ भी नहीं है और इधर कुछ भी नहीं है, तो दोनों कार्बन एक साइड में तो सेम ही है। अगर बात करें इस पर भी 3 हाइड्रोजन है, इस पर भी 3 हाइड्रोजन है, दोनों का सेम है। अगर बात करें इधर साइड की, तो इस कार्बन के इधर भी CH2 है और इस कार्बन के इधर भी CH2, मतलब इधर साइड भी सेम है दोनों का, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। यानी कि ये और ये 3 और ये 3 6 प्रोटॉन जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट है। यानी कि ये 6 प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, चारों तरफ समान या सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं, आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जबकि इसकी बात करें तो ये CH2 है, पहली बात तो इस कार्बन में 2 ही हाइड्रोजन है, इन कार्बन में तो 3 हाइड्रोजन थे, दोनों पे सेम थे। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है। और दोनों के इस कार्बन की दोनों तरफ CH3, मतलब इन दोनों ये दोनों एक जैसे और ये अलग है। ठीक है, तो ये A और A आपस में केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए, और ये A B आपस में या A B आपस में केमिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो गए, है ना। जैसे देखिए एक एग्जांपल और देखो लास्ट, उसके बाद हम लोग ये एग्जांपल पहले मैग्नेटिकली समझा के फिर ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। C डबल बॉन्ड C
एच बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हाँ, मैंने एनएमआर आपको एनएमआर नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल निकालना सिखा चुकी हूँ मैं आपको। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कवर करवाए हुए हैं, 2 वीडियो बना रखे हैं। एक तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल का है, एक थोड़ा टफ मॉलिक्यूल है। तो इस तरह अगर आपको सिग्नल निकालना नहीं आता तो आप वो प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखना। जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी वहां समझा रखा है मैंने आप लोग को, देखो ये एच, ये वाला एग्जाम्पल वहां पे भी हो रखा है। देखो अगर हम बात करें और सब कुछ छोड़ो, इस हाइड्रोजन की बात करो, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन इसी कार्बन पे लगे हुए, बिल्कुल ठीक है, ये कार्बन अंदर डबल बॉन्ड से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखो अगर मैं बात करूं कि ये दोनों हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट है कि अनइक्विवेलेंट, इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है कि नहीं है, तो देखो इस हाइड्रोजन के इधर कुछ भी नहीं है, इस हाइड्रोजन के इधर कुछ भी नहीं है, क्लियर, पर इस हाइड्रोजन के इधर Br है और इस हाइड्रोजन के इधर CH3 है, मतलब दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं है, यानी कि केमिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन है, एक को A दे दिया, एक को B दे दिया। आ रही है समझ में? इसको मोस्टली क्या होता है, मैं इसको नॉर्मल तरीके से लिखती हूँ, कैसे लिखेंगे, CH3 C Br डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल मैंने इस तरह से लिखा हुआ CH3 C Br डबल बॉन्ड CH2। अब मैं कहूंगी कि ये बताओ केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है क्या अनइक्विवेलेंट, तो तुम सोचोगे कि ठीक है ये दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन में तो लगे हुए, दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन में, तो ऑब्वियसली केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, जब 3 हाइड्रोजन एक ही जगह लगे हुए तो तीनों केमिकल इक्विवेलेंट है। ऐसे ही तुम सोचोगे दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन में तो है, तो दोनों केमिकल इक्विवेलेंट होने चाहिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना, देखो बिल्कुल केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट आ रहा है दोनों का, इसके एक साइड CH3 इसके एक साइड Br है, तो ये दोनों केमिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, ठीक है। अगर बात करें इधर भी CH3 लिखूं, अब अगर आपसे पूछे कि बताओ ये दोनों केमिकल इक्विवेलेंट है क्या अनइक्विवेलेंट, तो देखते हैं इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं, दोनों का सेम है, इस साइड केमिकल एनवायरनमेंट, इधर CH3 इधर CH3, मतलब इधर साइड भी दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम ही है। पहले Br लगा हुआ था इसलिए डिफरेंट आ गया था, अभी CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3, मतलब इसके कांटेक्ट में CH3 इसके कांटेक्ट में भी CH3, तो दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम, दोनों में केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बाकी भी एग्जांपल्स बहुत सारे करने वाले हैं और उसमें भी देख लेंगे केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या है, बट इतना आपको क्लियर हो गया होगा केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, मतलब केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन का मतलब क्या है, जिन प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है, मतलब सेम ग्रुप लगे होते हैं चारों तरफ, वो केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं, और वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक ही सिग्नल देते हैं और उनकी डेल वैल्यू या केमिकल शिफ्ट वैल्यू भी एक ही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ये क्या होता है, देखिए मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन का मतलब क्या है, पहले आपको लैंग्वेज में बता देती हूँ। वहां तो हमने देखा था कि वहां हमने क्या देखा था, जिनकी डेल वैल्यू सेम होती है, डेल वैल्यू सेम होती है, और केमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है। वहां क्या 2 पॉइंट थे, डेल वैल्यू या केमिकल शिफ्ट वैल्यू, एक ही चीज है दोनों का, मतलब केमिकल शिफ्ट वैल्यू या डेल वैल्यू सेम हो और दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम हो। वहां पे यहां देखिए सबसे पहले केमिकल एनवायरनमेंट तो यहां भी सेम होना चाहिए, केमिकल एनवायरनमेंट शुड बी सेम, ठीक है, केमिकल एनवायरनमेंट शुड बी सेम, केमिकल एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू सेम होनी चाहिए, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू एक ही होनी चाहिए, कपलिंग, ये थोड़ा अलग आ गया पॉइंट, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू भी समझाऊंगी कैसे, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू शुड बी सेम, कहने का मतलब है जे की वैल्यू जे, आपको मैंने कपलिंग कांस्टेंट की भी 2-3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वहां जाके देखने में कपलिंग कांस्टेंट आपको नहीं आता हो, ठीक है। कपलिंग कांस्टेंट को बोलते हैं जे, यानी कि जे वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वहां क्या था, केमिकली क्या डिफरेंस हो गया दोनों में, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन में क्या डिफरेंस हो गया, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन के लिए डेल वैल्यू सेम होनी चाहिए, केवल वहां एक ही चीज की बात करें, डेल वैल्यू की, डेल वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेल वैल्यू तो सेम होना ही चाहिए, डेल तो सेम होना ही चाहिए, और साथ साथ में कपलिंग कांस्टेंट यानी जे की वैल्यू भी सेम होनी, एक ही वैल्यू आनी चाहिए। वहां डेल की एक ही वैल्यू थी, डेल इक्वल टू मैंने कहा था 4 पे आना है, 4 ppm पे आता है, तो दूसरे वाले का सिग्नल भी डेल इक्वल टू 4 ppm पर ही आना चाहिए, ये तो है यहाँ, ठीक है। साथ ही साथ कपलिंग कांस्टेंट की बात कर रहा है कि जे अगर किसी का 1 हर्ट्ज है, आपको पता है
कपलिंग कांस्टेंट हर्ट्ज या सीपीएस में हम लोग लेते हैं, इसकी यूनिट है ये। तो अगर किसी प्रोटॉन के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो दूसरे वाले प्रोटॉन्स के लिए भी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। मतलब कपलिंग कांस्टेंट और डेल वैल्यू सेम होनी चाहिए। दोनों में क्या ये दोनों चीजें अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई प्रोटॉन्स फॉलो करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। देखो बेंजीन से चलते हैं, एक सबसे पहले एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। Br NO2 ले लेते हैं, चलो ये वाला एग्जांपल, फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। NO2 H, आपको पता है सब बेंजीन में सारी जगह क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन लगे होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मैंने NO2 ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है कि नहीं। यहाँ पर कौन कौन सी केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, कौन कौन सी केमिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन है। पहले केमिकल की बात करते हैं। इस हाइड्रोजन की अगर बात करें, इस हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे, इस हाइड्रोजन की एक साइड NO2 है और ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। इस हाइड्रोजन की एक साइड हाइड्रोजन, इधर कुछ भी नहीं है चारों तरफ। ठीक है, एक साइड NO2 एक साइड हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन की बात करोगे तो इधर साइड पर NO2, इधर कुछ भी नहीं और एक साइड हाइड्रोजन, यानी कि दोनों का केमिकल एनवायरमेंट सेम है। दोनों के चारों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इधर हाइड्रोजन है और दोनों के इधर NO2 है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों प्रोटॉन्स केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। क्लियर होगी बात। अगर इन दोनों की बात करते हैं ये तो इस साइड अगर मैं कहूँ ये दोनों बताओ, ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट है क्या, तो चेक करो भाई। इस हाइड्रोजन के एक तरफ NO2 है और इस हाइड्रोजन के एक तरफ H है। जबकि अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो एक तरफ H और दूसरी तरफ भी H है। ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों का, ये जो दो प्रोटॉन्स है इनका केमिकल एनवायरमेंट सेम नहीं है। इन दोनों प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरमेंट सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है इसके, जबकि इधर इसके एक तरफ NO2 है और एक तरफ H है। तो ये दोनों प्रोटॉन्स केमिकल एनवायरमेंट केमिकल इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि दोनों का केमिकल एनवायरमेंट अलग अलग है। इसी तरह ये भी सेम जाएगा, है ना। इस हाइड्रोजन की बात करें, मैं कहूँ ये दोनों हाइड्रोजन या फिर ये दोनों हाइड्रोजन, कोई भी बात कर लो एक ही बात है। ये दोनों हाइड्रोजन केमिकल इक्विवेलेंट है क्या, तो देखो इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ H है, इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ H है। ठीक है, चलो तो इस हाइड्रोजन के भी दोनों तरफ H है। क्लियर होगी बात, इसका मतलब तो सेम होनी चाहिए। इस हाइड्रोजन की दोनों तरफ H, इस हाइड्रोजन की भी दोनों तरफ H। क्लियर, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन की जो दोनों तरफ H है उसके बाद में भी H आ रहा है, लेकिन इस हाइड्रोजन की जो दोनों तरफ H है उसके बाद NO2 आ रहा है। आ रही है ना बात समझ में कि नहीं आई। इस हाइड्रोजन की दोनों तरफ H। क्लियर, तो इस हाइड्रोजन की भी दोनों तरफ H। यहाँ तक क्लियर, मतलब सेम है यहाँ तक तो। ठीक है, पर इस हाइड्रोजन की जब दोनों तरफ H है उनके पास में HH है, उनके पास में भी HH है। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों हाइड्रोजन के पास में इधर NO2 आ गए। अगर इधर भी हाइड्रोजन होता तो ये सारे प्रोटॉन्स क्या कहलाते, केमिकली इक्विवेलेंट। लेकिन क्या हुआ, इस हाइड्रोजन की एक तरफ H, ठीक है, पर उधर साइड NO2 आ गया। ठीक है, तो केमिकली एनवायरमेंट अलग अलग हो गया। तो ये C, अरे बात समझ में, ये ऑर्थो वाले अलग हो गए, मेटा वाले अलग हो गए और पैरा वाला अलग हो गया। ये होता है केमिकल एनवायरमेंट। ठीक है, लास्ट तक हमें देखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि आप लोग बस इसको ही देख लो, अपने पड़ोसी को देख लो, भाई इसके पड़ोस में 2 हाइड्रोजन है, क्लियर, इसके पड़ोस में भी 2 हाइड्रोजन है, तो केमिकल एनवायरमेंट सेम हो गया। ऐसे नहीं, आगे तक देखना पड़ेगा। आगे भाई इन दोनों, ये जो हाइड्रोजन है इसकी दोनों तरफ हाइड्रोजन है, फिर आगे भी हाइड्रोजन है, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी दोनों तरफ हाइड्रोजन होने के बाद आगे NO2 आ गया, इसलिए केमिकल एनवायरमेंट अलग अलग हो गया। ठीक है, चलो डेल वैल्यू यानी कि HA, मैंने HA, एक को HA प्राइम कर देती हूँ ना, HA और HA प्राइम, ये क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। HB एंड HB प्राइम, HB प्राइम, ये भी केमिकली इक्विवेलेंट है। और HC हमारा अलग हो गया, केमिकली अनइक्विवेलेंट, मतलब ऐसे तो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि 2 प्रोटॉन्स की सापेक्ष में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर A और A डैश की बात करें तो ये दोनों केमिकल इक्विवेलेंट, B डैश की बात करें तो केमिकल इक्विवेलेंट। मैं कहूं HA और HB तो केमिकली अनइक्विवेलेंट, मैं कहूं HB SC तो ये भी केमिकली अनइक्विवेलेंट। समझ में आ गया, तो केमिकल इक्विवेलेंट और केमिकली अनइक्विवेलेंट समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट और मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट। मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट में क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट J देखना होता है, कपलिंग कांस्टेंट J देखना होता है। मान लीजिए मैं 2 प्रोटॉन्स की बात कर रही हूँ, चलो इसको तो मैं साफ करती हूँ। देखो मान लीजिए मैं कहूं कि A और A प्राइम,
मुझे किसकी बात करनी है, ए और ए प्राइम की, और मुझे ये देखना है कि दोनों ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जिन दो प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं उसका किसी तीसरे प्रोटॉन के साथ रिलेशन देखना होगा। क्या, जैसे मान लीजिए इन दोनों की बात करी ए और ए डैश की, ये दोनों प्रोटॉन की बात करें तो इन दोनों का किसी तीसरे प्रोटॉन के साथ, या तो ये ले लो या ये ले लो या ये, कोई सा भी तीसरा वाला प्रोटॉन उसके साथ रिलेशन देखना होगा। देखो मैं बताती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए जो ये वाला ए की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये दो प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, तो तीसरा प्रोटॉन मैंने ये ले लिया, ये वाला ले लिया तीसरा प्रोटॉन, मैं इन दोनों प्रोटॉन का इसके साथ रिलेशन देखूंगी। ठीक है, ये दो प्रोटॉन की मैं बात कर रही हूँ ए डैश की, और तीसरा वाला प्रोटॉन मैंने बी ले लिया, तो इस वाले प्रोटॉन के साथ रिलेशन देखूंगी इन दोनों का। तो अगर मैं इसके साथ रिलेशन देखूं, अगर ये इसके साथ कपल करता है, ये वाला ए इसके साथ कपल करता है, तो क्या कहलाएगा, ऑर्थो। क्या कहलाएगा, ऑर्थो। ठीक है, और अगर ये वाला ए डैश जो है वो इस तीसरे वाले प्रोटॉन के साथ कपल करेगा तो कौन सा रिलेशन है ये, पैरा रिलेशन। ठीक है, और आपको पता है कपलिंग कांस्टेंट ऑर्थो का अलग आता है, मैंने आपको वैल्यू भी लिखा रखी है प्रीवियस वीडियोस में, जे ऑर्थो की वैल्यू अलग आती है और जे पैरा की वैल्यू अलग आती है। आपको पता है ऑर्थो की वैल्यू, ऑर्थो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आती है क्योंकि वो पास में है ना, और ये विसिनल कपलिंग कांस्टेंट हो गया, और ये लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है, दूर होने की वजह से आपस में इंटरेक्ट नहीं। वैल्यू मान लीजिए ऑर्थो 6 to 9 CPS के आसपास आती है, हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, और जो पैरा है, पैरा वाला जे पैरा, उसकी वैल्यू अपनी 0 से 1 CPS के अंदर आती है। इतनी कम वैल्यू इसलिए आई क्योंकि कपलिंग बहुत ही कम कपलिंग हो पाएगी दोनों आपस में, ये मैंने समझा रखा प्रीवियस वीडियो में, आप देख लेना जाके, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट का मान इसलिए कम आता है क्योंकि कपलिंग कम होती है, दोनों दूर है आपस में। ठीक है, चलिए तो देखो जे मैंने क्या कहा था, जे की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होने के लिए जे की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने के लिए हमने दोनों प्रोटॉन का तीसरे के साथ रिलेशन देखा, तो जे की वैल्यू अलग अलग आई, एक क्या 6 से 9 के बीच में, एक 0 से 1 CPS के बीच में, तो यानी कि दोनों ए और ए डैश ये जो है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स नहीं है, मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट है। ठीक है, ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट तो थे बट मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट है। ठीक है, यानी कि सेम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो आ रही थी इनकी, लेकिन सेम कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आ रही है। तो आया समझ में। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है, देखिए पहले 4 वाला एग्जांपल देखते हैं, आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड एग्जांपल देखेंगे, CH2। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं कि नहीं। तो देखिए ये जो वाला कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के इधर भी हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के इधर भी हाइड्रोजन है, और दोनों साइड कुछ भी नहीं, इधर साइड कुछ भी नहीं, यानी कि ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। कैसे प्रोटॉन है, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अगर बात करते हैं इनकी ये वाला हाइड्रोजन, तो ये भी अपने आपस में, इनके इधर साइड कुछ भी नहीं है, इनके भी इधर साइड कुछ भी नहीं था, और इनके इधर साइड क्या है, ये हाइड्रोजन, इसके भी, मतलब सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, सारे के सारे प्रोटॉन्स कैसे हैं, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ठीक है, यानी कि सारे, अगर मैं इसको लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इधर साइड कुछ भी नहीं, इसकी भी इधर साइड कुछ नहीं, इसकी इधर साइड CH2, इधर साइड भी CH2, मतलब सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट है, सारे के सारे सेम है। समझ में आना, दिख रहा होगा यहाँ पे आपस में कि सबका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, ये भी C से जुड़ा हुआ है, ये भी C से जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके पास भी, मतलब इस हाइड्रोजन के पास भी डबल बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन के पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल, मतलब सबका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो ऑल प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ठीक है, अब मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन की बात करेंगे, मैं कहूँ ए और ए प्राइम, आप इसकी बात करो कि ये दोनों मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। चलो, मैंने कहा था जब भी 2 प्रोटॉन्स की बात करते हैं थर्ड प्रोटॉन के साथ रिलेशन देखते हैं। थर्ड प्रोटॉन आप ये ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, चलो मैं इस प्रोटॉन को ले लेंगे। ठीक है, जब ये प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा तो कौन सी फॉर्म में करें, सिस रिलेशन है इसका इसके साथ। जब ये प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा तो कौन सा रिलेशन बनेगा, ट्रांस, यानी कि एक तो जेसिस आया, 2 वैल्यूज आएंगे, एक तो जेसिस ये आप वीडियो देखने से पहले कपलिंग कांस्टेंट वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे कपलिंग कांस्टेंट वाले। ठीक है, तो जेसिस और जे ट्रांस, वहां मैंने समझा रखा है जे ट्रांस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई होती है और जेसिस की वैल्यू थोड़ी कम होती है। जे ट्रांस 13 से 18 CPS और ये 6 से 8 CPS करीबन आता है। तो मैंने कहा था अगर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो उनके जे की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ वैल्यू 2 आ रही है, एक तो सिस की वैल्यू फॉर सिस एंड फॉर ट्रांस। तो जब भी मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन देखो तो उन 2 प्रोटॉन्स का तीसरे के साथ रिलेशन देखना। तो इस तरह से हमारा ये लग तो ऐसा रहा था कि हाँ मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट भी होगी, सेम ही तो है, सारे हाइड्रोजन सेम है,
लेकिन फिर भी देख लो आपको मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन है ए और ये आपस में। अगर मैं इन दोनों की बात करती हूँ, इन दोनों की बात करती हूँ, चलो इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है, इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की बात करते हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की बात करते हैं, ये दोनों मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट है कि नहीं, ठीक है। चलो देखो, ये दोनों की जब बात करी तो तीसरा प्रोटॉन मुझे लेना पड़ेगा उसके साथ रिलेशन देखने के लिए, तो मैं इस प्रोटॉन को ले रही हूँ इस बार, ठीक है। तो जब ये वाला प्रोटॉन इसके साथ करेगा तो ट्रांस बनेगा, और ये इसके साथ करेगा तो जे जैम होगा, ठीक है। जब ये वाला प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा तो जे ट्रांस आएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 13 से 18 CPS आती है। और जब ये वाला प्रोटॉन कपल करेगा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ हम देख रहे हैं इसका इसके साथ रिलेशन और इसका इसके साथ रिलेशन, तो इसका इसके साथ ट्रांस है और इसका इसके साथ जे जैम है। आप जैम कपलिंग कांस्टेंट वाला वीडियो जाके देखना, जे जैम, ठीक है। और आप वहां मैंने एक वाला एग्जांपल भी करवा रखा है, जे जैम की वैल्यू, जैम कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू ट्रांस की, देन सिस की वो होती है, और जे जैम की वैल्यू बहुत ही कम होती है। आप 2 से 4 या 1 से 3 ले सकते हो, ठीक है, CPS। ये मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ, वहां मैंने वैल्यूज लिखवा रखी इसकी, ठीक है। तो ये जे जैम है और ये जे ट्रांस है, तो दो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आने की वजह से ये मैग्नेटिकली इन दोनों की बात की थी मैंने आपस में, मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल हमारा क्लियर हुआ, 4 एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ मैंने आपको CH4 बनाया हुआ है, CH4, ठीक है। चलिए CH4, ठीक है, आपको पता होगा CH4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, इन दोनों के बीच में भी 109 डिग्री 28 मिनट, इन दोनों के बीच में भी 109 डिग्री 28 मिनट, और इसके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। चलो अब CH4 की बात करते हैं। सारे के सारे हाइड्रोजन एक ही कार्बन प्रेजेंट है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ, तो सारे के सारे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। तो ऑल 4 प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, बट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं ये देखना पड़ेगा हमें। ये बीच में कार्बन है और ये मैंने चारों हाइड्रोजन लगा दिए, ये देखो, ये बीच में कार्बन है और मैंने चारों हाइड्रोजन, बीच में कार्बन है और ये हाइड्रोजन लगा दिए मैंने चारों, और चारों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है चारों के बीच में। चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, या फिर इसकी बात कर लो, सबके बीच में जितना जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट, जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, या ये है या ये है, बॉन्ड एंगल सेम ही है, ठीक है। चलो देखो, अब देखो, अगर मान लीजिए मैंने ये तो देख लिया कि सारे के सारे केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अगर मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट की बात करती हूँ, मान लीजिए ये मैं कहूँ कि ये दोनों प्रोटॉन जो ग्रीन वाले हैं, मुझे बताओ कि केमिकली मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो चलो इन दोनों प्रोटॉन्स का ऑरेंज वाले के साथ रिलेशन देखते हैं, ठीक है। देखो, जब ये ग्रीन वाला इसके साथ कपल करेगा तो बॉन्ड एंगल कितना है दोनों के बीच में, 109 डिग्री, ठीक है। अगर ये ग्रीन वाला इसके साथ कपल करेगा तो दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री, ठीक है। यानी कि जब इसके साथ ये कपल करेगा तो भी बॉन्ड एंगल सेम है, और जब इसके साथ कपल करेगा तो भी बॉन्ड एंगल सेम है। यानी कि दोनों जो प्रोटॉन्स है वो कैसे हैं, जो दोनों प्रोटॉन्स है वो तीसरे वाले के साथ जो कपलिंग कांस्टेंट कर रहे हैं वो सेम ही है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी, ये जब इसके साथ कपल करेगा तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसके साथ कपल करने पर आएगी, ठीक है। तो जो दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम ही आएगी, यानी कि जे सेम है, सबका जे कैसा है, सेम, ठीक है। जे सेम होने की वजह से ये सारे के सारे प्रोटॉन जो है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे। अगर मैं बात करूं ऑरेंज वाले की, ठीक है, ऑरेंज और ब्लू की मुझे बताओ ये दोनों मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट है क्या। तो देखो, इसका तीसरे के साथ रिलेशन देखते हैं, ग्रीन वाले के साथ देखते हैं। इसके साथ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसका ब्लू का ग्रीन के साथ 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि बॉन्ड एंगल इसके साथ भी सेम है और इसके साथ भी सेम है। ये वाला बॉन्ड एंगल भी सेम है, ये वाला, और ये वाला बॉन्ड एंगल भी सेम है, यानी कि जे की वैल्यू एक ही आनी है, कोई सिस ट्रांस नहीं बन रहा, कोई इसमें ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बन रहा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या आनी है, सेम ही आनी है। तो सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं वो केमिकली एंड मैग्नेटिकली बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए CH3 की बात करते हैं, वो थोड़ा सिंपल एग्जांपल है। CH3 की बात करो, CH3Br ले लो मैं, ठीक है, CH3Br, या फिर CH3 की बात करते चलो, फिर वही टेट्राहेड्रल हो जाएगा। या आप ये वैलेंसी को मानो कि वैलेंसी अभी खाली, CH3 की बात करो, ठीक है। हालांकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, पर मैं समझाने के लिए आपको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ले लूं CH3, ठीक है। मान लीजिए सपोज कार्बन की वैलेंसी 3 है, ठीक है। अब जब 3 वैलेंसी होती है, सपोज करवा रही हूं मैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, सपोज कार्बन की वैलेंसी 3 है, ठीक है। तो उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 3 वैलेंसी है और इसका मान लीजिए इस तरह से अरेंज है, ठीक है। समझाने के लिए बता दूं सिर्फ मैं, ये बीच में कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल 120 120, तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री।
ये जो CH3 है, सपोज करवा रही हूँ मैं, ऐसा मत कह रहे हैं कि मैडम ने क्या बोला बॉन्ड एंगल 3 कैसे बने, 120 डिग्री 120 डिग्री। इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 120 डिग्री, 10 120 120। ठीक है, ये लीजिए, ये मैंने बॉन्ड एंगल बना दिए तीनों के बीच में। अगर मैं कहूँ कि ये ग्रीन वाले प्रोटॉन्स जो है वो आपस में मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इस वाले प्रोटॉन के साथ देखते हैं कपल जो कर रहे हैं सेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ग्रीन वाला प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा तो 120 डिग्री पर ही कपल करेगा। ये वाला प्रोटॉन जब इसके साथ कपल करेगा तो भी 120 डिग्री पर ही करेगा, यानी कि कोई सिस ट्रांस नहीं है, सेम बॉन्ड एंगल है। अगर मान लीजिए ऐसा होता, ठीक है, अब मैं बात करती होती कि दोनों प्रोटॉन सेम है क्या, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है इसके साथ में, जबकि इसका बॉन्ड एंगल इसके साथ में कम है, तो यहाँ पर कपल ज्यादा होता, कपलिंग ये पास में होने की वजह से कपलिंग ज्यादा होती और ये दूर होने की वजह से कपलिंग कम होती, और कपलिंग कांस्टेंट के अलग अलग मान आते। इसका कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आती और इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम आती। लेकिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तीनों के बीच में वो क्या है, सेम है। तो सेम डिस्टेंस होने की वजह से ये सारे प्रोटॉन्स मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, आपस में एक दूसरे के साथ सेम ही कपल करेंगे क्योंकि बॉन्ड एंगल सेम है। समझ में आ रही है? चलो, तो ये बात है CH3। ये मैंने नॉर्मली समझाया सिर्फ बताने के लिए आपको कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब क्या है। मतलब दोनों जो कपल कर रहे हैं प्रोटॉन्स, अगर मैं दोनों की बात करूं तो जब इसके साथ कपल करेंगे तो बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, तब वो जाके क्या करेंगे, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं CH3। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या है, मतलब है कि सारे के सारे क्या है, इसके एक साइड में H है, इसके भी दूसरी साइड में H है। ठीक है, मतलब जब जितने भी प्रोटॉन्स है वो सब एक जैसे हैं, इधर कुछ भी नहीं है इधर कुछ भी नहीं, दोनों के बीच में H है, इसकी दोनों के बीच में H है, मतलब सारे के सारे प्रोटॉन्स कैसे हैं, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। अब केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब तो समझ आने लग गया होगा आपका कि आसपास सेम ही एटम लगे होने चाहिए, वही केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। लेकिन अब मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट की बात करें, मान लीजिए इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की बात करूं और मैं बोलूं ये दोनों मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है क्या, तो आप क्या करोगे, तीसरा प्रोटॉन लोगे। मान लीजिए मैंने ये प्रोटॉन ले लिया, तीसरा थर्ड प्रोटॉन। अब इसका इसके साथ कपल देखो, तो इसका इसके साथ कपल देखोगे तो ये J बनेगा, और इसके साथ कपल देखोगे तो J ट्रांस बनेगा, है ना। मैंने दिखाया था ना, एल्कीन बनाया था अपने एल्कीन, तो उस पर एग्जाम्पल में ये J ट्रांस है और ये J में एक ही कार्बन पे। ठीक है, तो दोनों का कपलिंग कांस्टेंट अलग अलग आना चाहिए, उस हिसाब से ये क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट होने चाहिए। लेकिन देखो एल्केन है ये, आपको पता है एल्केन में फ्री रोटेशन होता है, एल्केन में क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। ठीक है, फ्री रोटेशन होने के कारण ये जो है वो घूमता रहेगा, एक को मैंने इस पर कर लिया और दूसरा घूमता रहेगा, तो कभी ये इसके सामने आ जाएगा कभी ये इसके सामने आ जाएगा, मतलब फ्री रोटेशन होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट पोजीशन पर ही रहेंगे, कभी इसके साथ ये सिस हो जाएगा, कभी ट्रांस हो जाएगा, कभी जे जैम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्री रोटेशन होने के कारण ये सारे के सारे प्रोटॉन्स जो है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, क्योंकि रोटेट होते रहेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, कभी इसके सामने कोई आ जाएगा कभी इसके सामने कोई आ जाएगा, तो कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेगी। फ्री रोटेट, अगर किसी कारण से ये फ्री रोटेशन रुक जाता है, किसी भी कारण से अगर ये फ्री रोटेशन रुक जाता है, तब ये सारे प्रोटॉन्स मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे। उसका भी एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, जैसे 9th वाला एग्जांपल है। अब किसी कारण से, अब वो कोई भी कारण हो सकता है, या तो एल्केन में एक बॉन्ड और लाए, डबल बॉन्ड लिया है, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर को बड़ा कर दे, तो फ्री रोटेशन अगर किसी कारण से रुक जाता है तो फिर मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट होंगे। लेकिन अगर इस तरह से छोटी सी संरचना है CH3, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे एल्केन है, अगर छोटा एल्केन है और आपको एल्केन दिख रहा है तो आंख बंद करके ब्लाइंडली आप लोग मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और प्रोटॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे एल्केन दिख रहा है आपको, ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन पे 3 H लगे हुए, यानी कि इस कार्बन पे 3 H लगे हुए हैं। ठीक है, ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन पे 2 H लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्रंट कार्बन है, 3 H लगे हुए हैं, और ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन पे 2 H लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। अगर आपसे बात करें A, B, C, किसी भी 3 प्रोटॉन्स की बात करें, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो A और B, ये तो केमिकल इक्विवेलेंट है और ये केमिकली अनइक्विवेलेंट है, वो तो आप देखना सीख गए, ये वाला एग्जांपल मैंने पहले भी कराया था। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि बताओ ये प्रोटॉन्स जो है मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट है क्या, लेकिन मैंने कहा था अगर एल्केन हो, छोटा एल्केन हो, ठीक है, प्रोप तक, ठीक है, प्रोप तक, इथेन, मीथेन, प्रोपेन। ठीक है, अगर प्रोप तक छोटा एल्केन है, ठीक है,
अगर आपको पूछा है कि आंख बंद करके आप लोग ब्लाइंडली क्या कह सकते हैं, उसको मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फ्री रोटेशन होती रहेगी, कभी ये घूम जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा। तो घूमने की वजह से क्या होगा, आपस में जो हाइड्रोजन है वो इंटरचेंज करते रहेंगे एक दूसरे को। तो एल्केन जब भी आता है, छोटा एल्केन, आप लोग उसको मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन ही कहोगे, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखें कि ये वाला प्रोटॉन का केमिकल एनवायरमेंट और इसका सेम है क्या, ये नहीं है, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि ये H इधर CH3 की कांटेक्ट में है, ये H इधर H के कांटेक्ट में है। तो A, B और ये C तो तीसरा तो अलग हो नहीं, तो अलग कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये तीनों के तीनों जो प्रोटॉन्स है वो केमिकली अनइक्विवेलेंट है। लेकिन मैग्नेटिकली की बात करें कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो ए पहली बात तो A, B, C आर केमिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, अब मैग्नेटिकली इक्विवेलेंसी की बात करते हैं, केमिकल इक्विवेलेंसी और मैग्नेटिकल इक्विवेलेंसी भी बोल सकते हैं इनको। तो मैं कहूँ ये दो प्रोटॉन्स की अगर बात करूं कि बताओ ये दोनों प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है क्या, तो देखो जब इसका इसके साथ, मैंने कहा थर्ड प्रोटॉन देख लेते हैं, थर्ड प्रोटॉन के साथ रिलेशन निकालते हैं। जब ये इसके साथ कपल करेगा तो जे सिस बनेगा, और ये इसके साथ कपल करेगा तो जे ट्रांस बनेगा। ठीक है, तो जे की दो वैल्यू आएंगी, जे सिस और जे ट्रांस। जब भी जैसे ही दो वैल्यू आ गई जे की, तो क्या हो गया, मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए वो दोनों। ठीक है, ये भी मैग्नेटिकल, सारे सारे आपस में मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट है, पर केमिकली इक्विवेलेंट का ध्यान रखना, यहाँ पे गलती होती है। इसको मैं अगर लिखती हूँ तो इस तरह से लिखने में आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आप सोचोगे कि ठीक है ये वाले प्रोटॉन दोनों इसका एक कार्बन प्रेजेंट है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर दोनों के एक डबल बॉन्ड है, तो ठीक है एक ये दोनों प्रोटॉन एक। लेकिन आप लोग उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना बना के तो देखोगे आप लोग कि इसके एक साइड CH और इसके एक साइड H, और फ्री रोटेशन हो नहीं रहा। अगर एल्केन होता तब तो क्या होता, फ्री रोटेशन होता। एल्केन होता तो फ्री रोटेशन होता, कभी ये इधर चल जाता, कभी ये इधर आ जाता, तो कभी ये वाला H इसके कांटेक्ट में आ जाता, कभी ये वाला H इसके कांटेक्ट में आ जाता, क्योंकि फ्री रोटेशन हो रहा है। लेकिन रोटेशन तो क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, डबल बॉन्ड होने की वजह से रोटेशन हो नहीं रहा। दोनों के इधर अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, तो आपस में केमिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा। मैग्नेटिकली मैंने सिखाई दिया आपको, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें देखो ब्यूटेन, प्रॉप तक आप ब्लाइंडली मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट कह सकते हैं। सी कार्बन पे 3 H है CH3। ठीक है, बैक वाला कार्बन बड़े सर्कल से शो किया हुआ है, उसमें दो तो H है CH2 और CH2CH3 मैंने इसको इस फॉर्म में बना लिया। अब मान लीजिए इसके साथ कपल की बात करें, अगर ये इसके साथ कपल करेगा तो ये कपलिंग होगी, और ये इसके साथ कपल करेगा तो इतना दूर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग है। इसकी ये पास में इसकी, तो इसकी कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा आएगी, जे की मोर वैल्यू आएगी कपलिंग कांस्टेंट की, और ये दूर है तो इस कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी। आपको पता होगा विसिरल कपलिंग कांस्टेंट जो है डाइहेड्रल एंगल पर डिपेंड करता है, ये भी समझा रखा है मैंने आपको। तो वैसे भी देख लो आप, ये पास में इसकी कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा आएगी, और ये दूर है इसकी कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये मोर मतलब लार्जर साइज वाली एल्केन का देखते हैं। अगर स्मॉलर साइज है एल्केन का, प्रॉप तक है, तब तो आप उसको केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कह सकते हैं। लेकिन अगर लार्जर साइज वाली एल्केन आ गई तो थोड़ी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए हाँ आपसे कह दें लो टेम्परेचर भी लगता है आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कह दें, और यहाँ लिखते लो टेम्परेचर, अगर आपको मेंशन कर देता है तो लो टेम्परेचर पर फ्री रोटेशन रुक जाता है। ठीक है, तो वहां भी आपको फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगी, फिर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा था फ्री रोटेशन अगर रेस्ट्रिक्ट हो गया तो आपको देखना पड़ेगा, बाकी फ्री रोटेशन अगर है तो आप लोग उसको मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्री रोटेशन लो टेम्परेचर पे भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, डबल बॉन्ड आने से भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लार्जर साइज एल्केन की लार्जर साइज होने की वजह से रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो वहां आपको देखना पड़ेगा बना के इस तरह से। ठीक है, जैसे कोई हेटेरो एटम आ जाता है, कोई अगर हेटेरो एटम अगर आ गया, ठीक है, तब क्या होगा, अगर एक ही हेटेरो एटम होता, ठीक है, मान लीजिए मैं कहूं कि ये बताइए H और ये H, पहले तो केमिकल एनवायरमेंट देखो इसका, इधर F के साथ कांटेक्ट में, इधर भी F के साथ कांटेक्ट में, दोनों आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में, यानी कि ये और ये A और A प्राइम आपस में केमिकली इक्विवेलेंट है। यहां तक तो समझ आ गई चीज। अब मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट की बात करते हैं। अगर ऐसे हेटेरो एटम होते हैं, ठीक है, अगर दो हेटेरो एटम है, दो हेटेरो एटम है, और आपसे पूछे कि A और A बताओ, HA और HA प्राइम, ये दोनों आपस में मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है क्या, और आप सामने हेटेरो एटम है, और कितने हेटेरो एटम है, 2। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, इसको मैं चलो 1 2 3 4 ऐसे लिख देती हूँ, 1 2 3 4 से लिख देती हूँ। ठीक है, A डैश छोड़ो, H1 H2, मुझे ये देखना है कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करते थे, पहले जब हम हेटेरो एटम नहीं होता था, जब हम क्या करते थे,
कि दो प्रोटॉन मुझे आपस में देखने हैं तो तीसरे वाले के साथ रिलेशन देखती थी, इसका इसके साथ रिलेशन और इसका इसके साथ रिलेशन, ये देखती थी। मान लीजिए मुझे दो प्रोटॉन है और आपस में देखना है कि केमिकल इक्विवेलेंट है क्या, सॉरी मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट है क्या, तो इसका इसके साथ रिलेशन देखती थी, इसका इसके साथ रिलेशन देखती थी। लेकिन अगर दो इस तरह से हेटेरो एटम आ जाते हैं और वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देते हैं, मान लीजिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे F19 स्पेक्ट्रोस्कोपी, Cl होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, F देखना पड़ेगा क्योंकि F19 स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है हमारी, ठीक है, यानी इनका भी कपलिंग कांस्टेंट कपल, ये भी कपल करते हैं। अगर Cl की बात होती है वो कपल ही नहीं करता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन अगर इस तरह से कोई हेटेरो एटम आ जाता है, P आ गया, P31, ये भी कपल करता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई होता है तो दोनों हाइड्रोजन का आपस में नहीं देखते, फिर एक हाइड्रोजन का इसके साथ और एक हाइड्रोजन का इसके साथ देखते, ठीक है, उसी हाइड्रोजन का मतलब। जैसे मान लीजिए मुझे देखने की ये दोनों केमिकल, ये दोनों मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट है क्या, तो इसका पहले इसके साथ कपल देखोगे और इसका इसके साथ कपल देखोगे, तो ये इसका इसके साथ देखा 1,3, जब इसके साथ इसका कपल हुआ तो 1,3 आया और इसका इसके साथ कपल हुआ तो 1,4 आया, J14, ठीक है, दोनों इक्वल है क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना है 109, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इन दोनों के बीच में मैंने CH4 का एग्जांपल लिया था ना आपको, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, इसके बीच में भी और सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही वैल्यू आनी है ना। अगर मैं कहूंगी कि इसका, तो इसका जब इसके साथ कपल करोगे तो J23 और इसका इसके साथ कपल होगा तो J24, सारे की सारी वैल्यू एक ही आनी है क्योंकि बॉन्ड एंगल सेम है, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोटॉन्स जो है वो मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट तो है ही, मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहां पे देखना हो आप लोग C डबल बॉन्ड C F F H एंड H, और मैं कहूं 1 2 3 4 कि J1 नहीं H1 एंड H2 केमिकल इक्विवेलेंट है क्या, देखते हैं। इसके साथ में F है, इसके साथ में भी F है, दोनों के इधर कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही कार्बन पे अटैच है, यानी कि केमिकली इक्विवेलेंट है, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, क्लियर। अब मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट देखते हैं कि है क्या। मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए आपको कोई हेटेरो एटम दे रखा है, साइड में कोई हेटेरो एटम दे रखा है F और बिल्कुल कपलिंग करता है F, है ना। अगर इस तरह से हेटेरो एटम और वो भी दो है, वो भी कितने हैं, दो हैं, ठीक है। तो हम आपस में नहीं देखते उनका कपल, हम उनका उसके दूसरे हेटेरो एटम के साथ कपल देखते हैं। तो इसका इसके साथ कपल और इसका इसी के साथ, मतलब इसका ही इसके साथ कपल। पहले हम क्या देखते थे, इस हाइड्रोजन का इसके साथ और इस हाइड्रोजन का इसके साथ, दोनों का रिलेशन देखते थे थर्ड वाले के साथ। हम ये तो करते थे, दो प्रोटॉन्स का थर्ड वाले प्रोटॉन्स के साथ रिलेशन देखते थे। लेकिन यहाँ पे हेटेरो एटम जब लग गया तो एक ही प्रोटॉन का दोनों हेटेरो एटम के साथ कपलिंग देखनी है, एक ही हाइड्रोजन का दोनों के साथ कपल देखना है। तो जब मैं J करूंगी J13, जब इसको इसके साथ कपल होगा तो J13 आएगा, और जब इसका इसके साथ कपल करूंगी तो J14 आएगा। ये आपस में सेम है क्या, बिल्कुल सेम नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ अलग आनी है और इसकी वैल्यू कुछ अलग आनी है, क्योंकि ये J से और ये J ट्रांस है। और जैसे ही J की वैल्यू 1 से ज्यादा आने लग जाए, जैसे ही J की वैल्यू 1 से ज्यादा आने लग जाए, वैसे ही वो मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन हो जाते हैं। H1 एंड H2 केमिकल मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अगर इसकी बात करूंगी तो जब इसके साथ कपल करेगा तो ट्रांस आना है, और जब इसके साथ कपल करेगा तो उससे आना है। तो J की 1 से वैल्यू, जैसे ही J की 1 से ज्यादा वैल्यू आने लग जाए, वही वो क्या कर देगा, मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान रखना, नया ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए दो हेटेरो एटम में एक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक है तो कैसे देखोगे दो के साथ। अगर मान लीजिए एक हेटेरो एटम होता तब कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर दो हेटेरो एटम इस तरह से हैं तो एक ही प्रोटॉन का दोनों हेटेरो एटम के साथ कपल करना पड़ता है, और दोनों की J वैल्यू अलग अलग, अगर आई तो मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट और सेम आई तो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, जैसे इसमें सेम आई थी, ठीक है, और इसमें डिफरेंट है। लेकिन दो प्रोटॉन्स की बात कर लो, पहले आप लोग देखो कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कौन कौन से हैं। चलिए, ये वाला H है, इसके पास में भी यार, ये वाला H इसके पास में भी यार, इस H की इधर भी H और इस H की इधर भी H, मतलब ये दोनों H A H प्राइम, ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इन दोनों की बात करते हैं कि ये केमिकली इक्विवेलेंट है क्या, इसके पास में H है, इसके पास में भी H है, इस वाले H के पास में भी R, इस वाले H के पास में भी R, यानी कि ये वाला B और ये B, ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन पर है दोनों, ये मैट्रिक पैरा पोजीशन पर ये दोनों सेम है, और ये दोनों भी सेम, ये दोनों आपस में सेम है। तो B और B प्राइम और A और A प्राइम आपस में केमिकली HA प्राइम केमिकली इक्विवेलेंट है, और HB एंड HB प्राइम भी केमिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। चलिए, तो हेटेरोएटम तो है Br Br, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी ये कपलिंग करते नहीं है। कपलिंग तो करेगा F करेगा, P31 करेगा, ड्यूटेरियम करेगा, ये कपलिंग करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या, एक मान लीजिए मैं कहूंगी A और A प्राइम, A और A प्राइम केमिकल इक्विवेलेंट तो ठीक है, लेकिन मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट है क्या? मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट है क्या? तो देखो इन दोनों का तीसरे वाले के साथ रिलेशन देख लो। मान लीजिए इसके साथ, ये इसके साथ ऑर्थो पोजीशन पर है और ये इसके साथ मेटा पोजीशन पर, तो दो जे की वैल्यू आ गई, जे ऑर्थो और जे मेटा। जे ऑर्थो की वैल्यू ज्यादा आती है, जे मेटा की वैल्यू कम आती है। तो जैसे ही जे की दो अलग अलग वैल्यू आने लग जाए वो मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये HA और HA' केमिकली इक्विवेलेंट तो थे बट मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी यहाँ से, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंसी दोनों के लिए क्या कंडीशन है? डेल वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसके लिए भी डेल वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं है, और इसके लिए जे की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, जे की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो क्या चीज समझ में आ रही है? डेल वैल्यू अगर सेम है, ठीक है, यानी कि अगर केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, अगर डेल वैल्यू सेम है तो केमिकल इक्विवेलेंट होगी, तो मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट जरूरी नहीं कि हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर डेल वैल्यू सेम होगी, हो सकता है कोई दो प्रोटॉन है HA और HA प्राइम, इनकी डेल वैल्यू तो सेम है, केमिकल इक्विवेलेंट तो है, बट उनकी जे वैल्यू अलग अलग है, तो मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट। यानी कि जरूरी नहीं कि केमिकल इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन है वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हो, लेकिन अगर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो क्या होगा? उसकी डेल वैल्यू सेम होगी, जे वैल्यू भी सेम होगी, और डेल वैल्यू इस पर भी आ रही है। तो अगर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा तो केमिकल तो होना ही है। आ रही बात समझ में? ये रिलेशन याद रखना कि अगर केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो वो जरूरी नहीं कि मैग्नेटिकली हो, डेल वैल्यू तो सेम हो सकती है पर हो सकता है जे वैल्यू अलग हो जाए, तो वो मैग्नेटिकल क्या हो जाए? अनइक्विवेलेंट हो जाए। लेकिन अगर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो डेल वैल्यू और जे वैल्यू दोनों सेम है, तो डेल वैल्यू इसमें भी आ रही है। इसके लिए तो एक ही कंडीशन है, उसके लिए दो कंडीशन है। तो यानी कि मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट हमेशा केमिकल इक्विवेलेंट होगा, बट केमिकल इक्विवेलेंट हमेशा मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट हो जरूरी नहीं है, अगर जे वैल्यू सेम होगी तो ही होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए और ए प्राइम, इसकी एक तरफ एक तरफ H, ठीक है, इधर Cl इधर Cl, मतलब दोनों का केमिकल एनवायरमेंट सेम है। अब तो समझ में आ गया वो दोनों केमिकल एनवायरमेंट क्या होता है? एटम सेम सेम होनी चाहिए चारों तरफ। तो ये HA और HA प्राइम ये केमिकली इक्विवेलेंट है, बट मैग्नेटिकली है कि नहीं? देखिए, तो क्या करते हैं, इस जब मैंने कहा दो हेटेरोएटम अगर मेरे पास होंगे, अगर दो हेटेरोएटम होंगे तो हम क्या करेंगे? दोनों का नहीं देखते हैं, उस ए के प्रोटॉन का दोनों हेटेरोएटम के साथ कपल देखते हैं। तो जब ये इसके साथ कपल करेगा तो ऑर्थो पर जाएगा, और जब ये इसके साथ कपल करेगा तो पैरा। तो जे ऑर्थो और जे पैरा, दो अलग अलग मेरे पास कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी जे की, और जे की जैसे दो वैल्यू आती है वो मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट हो जाते हैं। आगे बात समझ में? जैसे ही जब भी दो आपके पास हेटेरोएटम हो तो क्या करना है आपको? उस प्रोटॉन का दोनों के साथ अलग अलग कपल करके देखना होता है, ठीक है। पहले इसके साथ कपल करोगे, फिर इसके साथ कपल करोगे, तो ये जे ऑर्थो और जे पैरा नहीं है, सॉरी मेटा है, मेटा, ठीक है, जे मेटा बनेगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों मैग्नेटिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए। नेक्स्ट लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, एक तरफ F, इसकी एक तरफ Cl, इसकी भी एक तरफ Cl, मतलब केमिकल इक्विवेलेंट है ये HA, एक को प्राइम लिख दिया मैंने, एक को H लिख दिया। अब बात आती है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट की, तो ये तो Cl है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, F, ठीक है। अब हेटेरोएटम कितने हैं? हेटेरोएटम तो ये भी है बट इनसे कोई मतलब नहीं, कपल करते ही नहीं है। ये F मेरे पास एक है कि दो है? पहले दो हुआ करते थे हमेशा, इस बार एक ही लिया मैंने, ठीक है। तो जब एक ही हेटेरोएटम है तो आप दो बार कैसे कपल करवाओ? पहले तो हर बार में दो F लेती थी, तो एक वाले F के साथ करवा लेती थी, दूसरी बार दूसरे वाले F के साथ करवा लेती थी। पर यहाँ पे एक ही फ्लोरीन है, तो आपको ये देखना है कि ये दोनों मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो पहले इसका इसके साथ कपल देखोगे और इसका इसके साथ कपल देखोगे, ठीक है ना। सेम है, ये भी जे ऑर्थो है और ये भी जे ऑर्थो है, ठीक है। तो दोनों की दोनों ए और ए प्राइम केमिकली इक्विवेलेंट तो है ही, साथ में मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट भी है। याद रखना है इस चीज को। अगर दो हेटेरोएटम होते तो फिर अलग अलग, जैसे मान लो ये भी F होता, ठीक है, तो मुझे इसका पहले इसके साथ करना पड़ता, फिर इसका इसके साथ करना पड़ता, तो ये जे ऑर्थो आता और ये भी जे ऑर्थो आता, ठीक है। ये भी जे ऑर्थो, ये भी जे ऑर्थो, यानी कि सेम कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, चलो मैं ये वाला एग्जांपल लेके देखेंगे, ये वाला एग्जांपल लो। अब मैं कह रही हूँ ए और ए डैश मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है क्या? तो इसका इसके साथ कपल करो,
ठीक है, और इसका इसके साथ कपल करो, ये भी जे ऑर्थो और ये भी जे ऑर्थो, यदि ए की वैल्यू एक अपनी कांस्टेंट थी, चलो यहाँ तक ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा वाला प्रोटॉन लो, इसका इसके साथ कपल करो तो जे ऑर्थो, ठीक है बिल्कुल ए की वैल्यू आई, तीनों जे ऑर्थो की ए की वैल्यू, लेकिन ये जब इसके साथ कपल करेगा तो ये जे पैरा बन जाएगा जिसकी वैल्यू अलग अलग, तो दो वैल्यू आ गई मेरे पास, एक तो जे ऑर्थो, तीनों की जे ऑर्थो और एक जे पैरा, तो यानी कि ये ए और ए प्राइम ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे Cl है, ठीक है, और हमें मतलब ही नहीं Cl से, जब ये इसके साथ कपल करेगा तो जे ऑर्थो, ये इसके साथ कपल करेगा तो जे ऑर्थो, एक ही हेटेरो एटम होता है तो दोनों प्रोटॉन्स का उसी हेटेरो एटम के साथ कपल करके देखना होता है। तो आगे होगा, तो आई थिंक आपको केमिकल इक्विवेलेंट और मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए अगर चैनल अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।